नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे, सुमन हाई स्कूल नंबर 11 हिंदी विषय अध्यापक। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 6 जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह साहित्य का आत्मकथा अंश है। साहित्य का प्रकार आत्मकथा अंश है और इसके लेखक हैं श्री हरिवंश राय जी बच्चन, हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि। इनके द्वारा लिखी गई मधुशाला यह कविता अजरामर है। यह हिंदी साहित्य के महान लेखक हैं और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के यह पिताश्री हैं। इनके द्वारा लिखे गए पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और इसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें यहाँ पर प्रस्तुत की है। यह क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा अंश से यह पाठ लिया गया है। पाठ की शुरुआत में लेखक कहते हैं, मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भर था। दुलारने वाला मतलब लाड़ प्यार करना, निर्भय मतलब निडर। लेखक अपनी बीमारी से लाड़ प्यार नहीं करते थे। बीमारियों से वे डरते नहीं थे, निडर थे। बीमारियों का वह मुकाबला करते थे, ऐसा लेखक कहते थे। लेखक बीमारी के प्रति निडर थे। इसके बारे में वे कहते हैं कि शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी हैं। यानी गांधी जी के विचारों का उन पर प्रभाव था। गांधी जी के विचार थे कि हमें जो शरीर मिला है उसको हम स्वस्थ यानी तंदुरुस्त नहीं रखते तो हम अपराधी हैं। ऐसे गांधी जी के विचार का उनके जीवन पर प्रभाव था, इसलिए वे बीमारी से नहीं डरते थे। लेखक गांधी जी के तर्क को यानी विचार को और आगे ले गए और कहते हैं कि मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम जैसे कि सर्दी, बुखार, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने काम से काम लेता। यानी छोटी मोटी बीमारी से वह परेशान नहीं होते, डरते नहीं और अपना रोजाना काम वह सामान्य रूप से किया करते थे। इस तरह वह बीमारी से निडर होकर उनका मुकाबला करते और अपने रोजाना काम सामान्य रूप से करते थे, ऐसा लेखक अपने आत्मकथा में कहते हैं। लेखक अपने विचार आगे रखते हुए कहते हैं कि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरम जदगी है यानी हरामीपन है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। जो दिन भर मेहनत करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उनको बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमार पड़ना अमीरों का हरामीपन है, उसे गरीबों ने अपने गले से नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लेखक के विचार हैं। लेखक जब बुखार पीड़ित होते थे तो क्या करते थे उसके बारे में कहते हैं, लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। यानी बुखार मेरे अनुभव और प्रेरणा को बढ़ाता, मेरा जोश और उत्साह बढ़ाता था, ऐसा लेखक कहते हैं। बुखार के प्रति जो अनुभव हैं उसके बारे में लेखक कहते हैं, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। यानी मुझे नए अनुभव मिलते बीमारी के समय। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्चालित करती थी। यानी मेरे जीवन में नए प्रकार के अनुभव बुखार के समय मुझे प्राप्त होते थे, ऐसा बच्चन जी अपने अनुभव से कहते हैं। लेखक आगे अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदाकर यानी जबरदस्ती लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। यानी जबरदस्ती नहीं लिखता था, अगर लिखने बैठ जाऊं तो बुखार मेरे लिए कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करती थी। हल्के बुखार में लेखक बच्चन जी अपने सारे काम सामान्य तौर पर किया करते थे। हल्के बुखार में मैं तो मेरे सब काम हस्बा मामूल होते रहते थे, यानी सामान्य तौर पर होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। यानी सामान्य तौर पर बुखार के दिनों में मैं काम करता था और मेरा यह काम देखकर लोगों को आश्चर्य होता था, तो मैं इस तरह का जवाब देता था। बुखार के अनुभवों को व्यक्त करते हुए बच्चन जी अंग्रेजी महान लेखक रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है,
उनके अनुभव को भी यहाँ पर साझा किया है। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। ऐसे अनुभव रुडयार्ड के भी हैं, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। बच्चन जी ने अंग्रेजी लेखक किपलिंग के तरह ही बुखार के समय दो कविताएं लिखी हैं। दो चट्टानें उनका काव्य संग्रह। इस दो चट्टानों की दो कविताएं अर्थात दो चट्टान और सिसिफस बरक्स हनुमान, यह दो सबसे बड़ी कविताएं लेखक ने भी बुखार से पीड़ित थे जब लिखी थी। बच्चन जी द्वारा लिखित काव्य संग्रह दो चट्टानें, इसके दो प्रमुख कविताएं दो चट्टान और सिसिफस बरक्स हनुमान, यह दो महत्वपूर्ण कविताएं लेखक ने फ्लूरिसी की बीमारी से पीड़ित थे तब लिखी थी। फ्लूरिसी मतलब दांतों की बीमारी जो फेफड़ों में पानी जमा होने के कारण होती है। उस बीमारी के समय दो चट्टाने की दो महत्वपूर्ण कविताएं लेखक ने लिखी थी। इस तरह बच्चन जी सामान्य तौर पर अपना कामकाज करते हुए बीमारी को पराजित करते थे। ये उन दिनों की बात है जब लेखक कहते हैं, बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, यानी लेखक युवा अवस्था में थे, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार शुकार आखिर कितने दिन चलता, विश्राम तिवारी कहा करते थे। यानी युवा अवस्था में अपने इच्छा शक्ति से बीमारी को लेखक पराजित कर देते थे और उनको विश्राम तिवारी की बात याद आती है कुछ इस तरह। बच्चन जी को बीमारी के समय विश्राम तिवारी की बातें याद आते हैं। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। यह कहावत है, मार के पीछे भूत भागे, यह कहावत है। इसका अर्थ होता है किसी भी तरह समस्या का हल निकालना। तो इस तर्क को भी लेखक आगे ले गए। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। अगर काम किया जाए तो बीमारी भी भाग जाती है, दूर हो जाती है। ऐसे बच्चन जी के विचार थे। लेखक बच्चन जी अपनी बीमारी के बारे में आगे कहते हैं, यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोरना मतलब हिला देना, परेशान करना। यह जो बीमारी थी, यह बुखार था, यह 9 महीनों से लेखक को परेशान कर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। पिछले 9 महीनों से बच्चन जी बुखार से पीड़ित थे और यह बुखार कोई सामान्य नहीं था, उनके जीवन में सबसे बड़ा झटका दे जाने वाला था। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी क्योंकि किताबों की बिक्री नियमित नहीं थी। स्कूल बंद था इसलिए ट्यूशन की आमदनी पर ही उनका घर चलता था क्योंकि किताबों की बिक्री अब नियमित नहीं हुई थी, ऐसा लेखक कहते हैं। स्कूल बंद होने के कारण केवल ट्यूशन की आमदनी पर घर चलता था, इसलिए सिर पर कर्ज चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। इस तरह कर्जा बढ़ता गया, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि 9 महीनों से जिस बुखार ने परेशान किया था उससे मेरे हालात कमज़ोर होने लगे। कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू, एक होम्योपैथी से इलाज कर रहा था। कभी कभी सोचता था क्या मुझे तपेदिक हो गया है। लगातार 9 महीनों से बुखार और शरीर में दिन ब दिन कमजोरी के कारण लेखक को यह संदेह होने लगा कि क्या उनको तपेदिक अर्थात टीबी हो गई है। तपेदिक का अर्थ होता है टीबी और यह उन दिनों में बहुत ही जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में बहुत ही आसान तरीके से डॉट के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है हर सरकारी अस्पताल में। लेखक कहते हैं कि मुझे शक होने लगा था कि क्या मुझे टीबी हो गई है, तपेदिक हो गया है। अगर तपेदिक हो जाए तो उसका इलाज एलोपैथी से किया जा सकता है और ये एलोपैथी यानी विदेशी इलाज पद्धति, एलोपैथी का इलाज तो अपने हालात के बाहर है, औकात के बाहर है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक आगे कहते हैं, क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी। जीवा पर सरस्वती बैठना यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कही हुई बात का सच होना। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से
इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। श्यामा बीमार है और 6 सालों से उसने ज्वर यानी बुखार से मुक्ति नहीं पाई है। अगर मुझे बीमारी लग जाए और वह स्वस्थ हो जाए तो कितना अच्छा है, ऐसा लेखक कहते थे। लेखक के बुखार से उनकी पत्नी भी काफ़ी चिंतित थी, इसलिए चिंतित होकर एक दिन श्यामा लेखक से कहते हैं, एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर B.K. मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं यानी अपना इलाज कराऊं। मैंने टाल मटोल की यानी लेखक उसकी बात टालने लगे तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ना यह मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। तो उसने अचूक अस्त्र का प्रयोग किया और कहा कि जब तक मैं अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाऊंगा वो खाना नहीं खाएगी। तो पत्नी की बात अर्थात श्यामा की बात और इस ब्रह्मास्त्र को लेखक को मानना ही था और मानना ही पड़ा। अपनी बीमारी अर्थात बुखार का इलाज कराने के लिए डॉक्टर मुखर्जी के पास लेखक जाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय अर्थात टीबी का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। यह नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। डॉक्टर B.K. मुखर्जी ने उपाय लिख दिया और चिंता मुक्त होकर कुछ दिन आराम करने को कहा और यह नुस्खा अर्थात यह उपाय लेखक को मौत का परवाना अर्थात आज्ञा पत्र लगा। डॉक्टर B.K. मुखर्जी ने लेखक के बुखार की जांच की और उनको पता चला कि लेखक को तपेदिक अर्थात टीबी हो गया है। तो लेखक बहुत ही डर गए, घबरा गए और उनको लगा कि उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है। इतने ही दिनों की जिंदगी, इतने ही दुख संघर्ष झेलने के लिए वो आए थे, इसलिए उनको अपने सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला की कुछ पंक्तियां याद आती है और कहते हैं, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। लेखक कहते हैं, मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम का अर्थ होगा ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। इतनी परेशानियां लेखक को थी। कठिन लगा मरने से पहले जीना, क्योंकि बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन भी पर्याप्त था, उनके वेतन पर घर का गुजारा नहीं हो सकता था। ऐसे हालात में ठीक से रहा भी नहीं जा सकता और सिर से कर्जा उतारा भी नहीं जा सकता। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। लेखक को तपेदिक अर्थात टीबी हुआ है, इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान यानी हिम्मत वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। डॉक्टर के कहने के अनुसार लेखक ने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े, उनसे दवाइयाँ मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई और पत्नी ने श्यामा ने उनकी सेवा करनी शुरुआत कर दी। लेखक आगे कहते हैं कि डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने के लिए रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता यानी खास चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्जे की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो होनी जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख यानी इज्जत जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। साख जाना का अर्थ होता है प्रतिष्ठा की हानि होना। लेखक अपनी पत्नी श्यामा के बारे में आगे कहते हैं कि श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण यानी आईना। और लेखक को कर्जे की चिंता थी और वह पहचान गई, इसलिए उसने पूछा कि किस बात से चिंतित हो। अगर चिंता ही चिंता सताई जाएगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। लेखक अपने कर्जे की बात अपनी पत्नी श्यामा से कहते हैं और कहते हैं कि टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये का कर्जा है और दूसरा 100 रुपये के मेरे मित्रों का कर्ज है। ऐसा लेखक अपनी पत्नी से कहते हैं तो पत्नी इस तरह जवाब देती है। श्यामा अपने पति बच्चन को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वो बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। इस तरह श्यामा ने अपनी पति की सेवा साकार कर दी थी।
मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य ही नहीं रहा, इसलिए मुझे श्यामा के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे विचार आने लगे। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी बाकी है। लेखक आगे कहते हैं, 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। बटुआ खाली होने, पैसे खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी बीमारी का इलाज करने के लिए घर बेचें। लेखक आगे कहते हैं, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। लेखक आगे कहते हैं, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया। रास्ता दिखाई देना मुहावरा, इसका अर्थ होता है तरकीब सूझना, जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। लेखक आगे कहते हैं, मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव, यानी स्पष्ट बोलने वाले स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। इसीलिए लेखक कहते हैं, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे शायद मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो जीने के लिए संघर्ष करने का मुझमें इतना बल अर्थात शक्ति न आती जितना मैंने उनके जाओ मरो इस शब्द से संचय किया। लेखक आगे कहते हैं कि लुई कुनी की चिकित्सा पद्धति उन्होंने अपनाई, जिसमें खर्च नहीं के बराबर था। उन्हें सर्वाधिक बल श्यामा की सेवा से भी मिला और इस लुई कुनी की इलाज पद्धति से उनको उनके पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद जी ने परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर चिटच बात लेने का विधान था। लेखक आगे कहते हैं, एलोपैथी में सही यानी तपेदिक के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। लुई कुने के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था, ऐसा लेखक कहते हैं। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार चिटच बात आरंभ कर दिया। तदनुसार उसके अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मुझे मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध नहीं किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला, उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। बच्चन जी आगे कहते हैं कि उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा के कारण, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चिंत बनाए रखा। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रही, इसलिए वे अपनी चिकित्सा पद्धति में आगे बढ़ गए और स्वस्थ हो गए। इसलिए उनको अपनी प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ याद आती है और कहते हैं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। इस तरह की काव्य पंक्तियाँ उनको याद आती हैं और अपने इलाज पद्धति में वो आगे ही बढ़ते गए। लेखक जिस दिन ज्वर से यानी टीबी तपेदिक से पूरी तरह मुक्त हो, जिस दिन सामान्य रूप से भोजन किया, वह तारीख थी 15 अप्रैल 1936 को। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग छया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को
उसने अपना शरीर छोड़ दिया। बच्चन जी अपनी पत्नी श्यामा के प्रति कहते हैं, श्यामा ने अंतिम सांसों तक मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था, विचार था कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के लिए भारी प्रयत्न किया और उसकी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ी। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी। इस तरह श्यामा ने बच्चन जी की सेवा करते करते उनकी बीमारी ले ली। इसलिए इस पाठ का नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यह पाठ समाप्त होता है और इस पर आधारित स्वाध्याय पूरा करना है। जय भारत, शुक्रिया, आभार।